किसी ने क्या खूब बात बोली है कि अगर तुम्हें आत्मविश्वास बढ़ाना है तो तुम वही करो जिससे तुम्हें डर लगता है, क्योंकि हारता वही है जो अपना हिम्मत गंवा बैठता है। दांव पर लगाने वाले की तो हमेशा जीत होती है। सफलता शक्ल की नहीं, मेहनत की दीवानी होती है, और मेरे पास दोनों नहीं है। तो चलिए ऐसा करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होना चाहिए। तो सामान्य तापमान है ना, नॉर्मल टेम्परेचर, वो कितना होना चाहिए? 98.6 से 99 डिग्री फ़ारेनहाइट। 98.6 से 99 डिग्री फ़ारेनहाइट अगर होगा तो बोला जाएगा कि सामान्य ताप है आपकी बॉडी का। ठीक है, यहाँ से अगर सेंटीग्रेड में बात की जाए, अगर सेंटीग्रेड में बात की जाए तो 37 डिग्री सेंटीग्रेड, और केल्विन में बात की जाए तो 310 डिग्री केल्विन। ये सामान्य ताप होता है मानव बॉडी का। यहाँ पर अगर आपको 100 डिग्री फ़ारेनहाइट अगर हो जाता है, 100 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाता है बॉडी का टेम्परेचर, और 38 डिग्री सेल्सियस, 38 डिग्री सेल्सियस या 100 डिग्री फ़ारेनहाइट, ये दोनों एक ही है, इतना हो जाता है तो उसे बोला जाता है कि आपको बुखार हो गया है। ठीक है, उसे बोला जाता है बुखार हो गया है। और हमारे बॉडी का टेम्परेचर 100 डिग्री फ़ारेनहाइट यानी 38 डिग्री सेल्सियस कैसे हो जाता है? तो ये हमारी खान पान पर भी निर्भर करता है, और बैक्टीरिया को मारने के लिए हमारी बॉडी जो होती है एक्टिव होती है, उससे गर्म होता है। और यही तापमान 106 डिग्री फ़ारेनहाइट यानी 41 डिग्री सेल्सियस, 106 डिग्री फ़ारेनहाइट यानी 41 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, तो अब उसे बोला जाता है कि जबरदस्त बुखार हुआ है। हमारे शरीर का तापमान हमेशा घटता तथा बढ़ता रहता है, और इसका नियंत्रण करने का काम कौन करता है? हमारा माइंड। अनेक क्रियाएं कराकर हमारी बॉडी को, शरीर में, यह माइंड जो होता है तापमान नियंत्रित करने का काम करता है। और अगर हमारी बॉडी का सामान्य ताप से टेम्परेचर कम हो जाता है तब हो जाता है हाइपोथर्मिया। नाम तो सुने होंगे ना, हाइपोथर्मिया। ये सामान्य ताप जो है इससे अगर कम हो जाए हमारे बॉडी का तापमान, तब हो जाता है हाइपोथर्मिया। अब ये हाइपोथर्मिया क्या होता है? तो जो सांस लेने में दिक्कत हो सकती है, आलस उत्पन्न हो सकता है, बीपी लो और ज्यादा हो सकता है, और थकान उत्पन्न, और अंगुलियां, होठ और कान जो होते हैं नीले पड़ जाते हैं, ये हाइपोथर्मिया के लक्षण होते हैं। और सबसे ज्यादा नवजात बच्चे की मौत होती है हाइपोथर्मिया के कारण ही, क्योंकि जब बच्चा माँ के शरीर के अंदर होता है तो माँ का तापमान उससे मिलता रहता है, लेकिन जब ही वह बाहर आता है, बाहरी वातावरण से संपर्क करता है, और बाहर का वातावरण अगर ठंडा हो तो क्या हो जाएगा? बच्चों को हाइपोथर्मिया हो जाता है, और ज्यादातर बच्चे जो होते हैं हाइपोथर्मिया के कारण ही मर जाते हैं। और द्वितीय विश्व युद्ध में भी बहुत सारे सैनिक जो थे हाइपोथर्मिया के कारण ही मारे गए थे। सेकेंड नंबर हमारा क्वेश्चन है कि ब्लड बैंक के नाम से किसे जाना जाता है? यानी ब्लड को रखने वाला बैंक के नाम से हमारे शरीर को किस अंग को जाना जाता है? तो देखिए यहाँ पर ब्लड बैंक के नाम से स्प्लीन को जाना जाता है, जिसको हिंदी में पलीहा तथा तीली भी बोलते हैं, जिसको हिंदी में पलीहा तथा तीली बोलते हैं। और स्प्लीन जो होता है हमारे बॉडी का एक पार्ट होता है जिसमें ब्लड जो होता है स्टोर होता है। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि हृदय ब्लड को स्टोर करता है, नहीं, ऐसा नहीं होता है। हृदय अगर ब्लड को स्टोर करने लगेगा तो क्या हो जाएगा? हार्ट स्ट्रोक आ सकती है, हार्ट अटैक जिसको बोला जाता है, हार्ट अटैक आ सकती है। हृदय ब्लड को स्टोर नहीं करता है। हृदय जो होता है ब्लड में ऑक्सीजन फेंक कर हमारे शरीर के पूरे भागों में परिवहन कराने का काम करता है, लेकिन स्प्लीन जो होता है ना, ये ब्लड को रखने का काम करता है। ब्लड बैंक इसको बोला जाता है, ब्लड बैंक बोला जाता है स्प्लीन को। और इससे ब्लड को कब्रगाह, रक्त का कब्रगाह भी इसे बोला जाता है, रक्त का कब्रगाह भी इसी को बोला जाता है, स्प्लीन को। और यह भी बोला जाता है कि जब हम भ्रूणीय अवस्था में होते हैं, अब ये भ्रूण अवस्था क्या होता है? तो जब बच्चा माँ के शरीर के अंदर आता है तो अब बोला जाता है कि वह भ्रूण अवस्था में है। वह बच्चा 3 महीने का हो या 9 महीने का, उसे भ्रूण ही हम लोग बोलेंगे, इंग्लिश में एम्ब्रियो बोला जाता है। ठीक है, भ्रूण अवस्था में ब्लड बनाने का काम बोला जाता है कि स्प्लीन भी करता है। और एक और बताया था कि लीवर भी करता है। लीवर जो होता है वह भी भ्रूण अवस्था में ब्लड बनाने का काम करता है, और ये स्प्लीन भी काम करता है ब्लड बनाने का भ्रूण अवस्था में। बच्चा जब भ्रूण अवस्था में होगा तो लीवर और स्प्लीन ये दोनों ब्लड बनाने का काम करेंगे, लेकिन जब ही बच्चा बाहर आएगा माँ के शरीर से, उसे नवजात बच्चा भी बोला जाता है, नवजात बच्चा, तो अब उसमें ब्लड बनाने का काम जो है अस्थि मज्जा करने लगेगी। अस्थि मज्जा क्या होता है? बोन मैरो जिसको इंग्लिश में बोलते हैं। अस्थि मज्जा क्या होता है? हड्डियों के खाली स्थान। देखिए यहाँ पर हड्डी, यहाँ पर 2 जुड़ी हुई है, और यहाँ पर क्या है? बीच में खाली स्थान। यहीं से होता है ब्लड का निर्माण, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स का। ठीक है, जैसे आप लोग मुर्गा उर्गा भी खाए होंगे, तो हड्डी जब आते हैं जब मुर्गा का, तो देखे होंगे कि बीच हड्डी के बीच में एक जलीदार रेड कलर का ऐसे रहता है, जलीदार रेड कलर का रहता है, वही होता है बोन मैरो, अस्थि मज्जा। हमारे अंदर भी होता है 2 हड्डियों के रिक्त स्थान में, ये होता है बोन मैरो, और यहीं से हमारी रक्त का निर्माण होता है
मानव शरीर में रक्त कितना होना चाहिए, तो मानव शरीर में वजन के अनुसार 7% जो है ब्लड होना चाहिए। और ये बोला जाता है कि एक मनुष्य में लगभग 5.5 लीटर और एक औरत में 5 लीटर ब्लड होता है। ये मनुष्य में ब्लड ज्यादा और औरतों में कम क्यों होता है? पहले से ही उन लोगों को स्पेस दिया रहता है किसी को खून चूसने के लिए? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए, मनुष्यों में जो होता है हीमोग्लोबिन ज्यादा होता है और औरतों में होता है वह थोड़ा सा कम होता है मनुष्य के अपेक्षा, ठीक है। और हीमोग्लोबिन क्या करता है? हीमोग्लोबिन जो होता है आरबीसी का निर्माण करता है, थोड़ा सा जो होता है आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल्स का निर्माण करता है। और हम लोग जानते हैं कि आरबीसी की संख्या जो होती है हमारे ब्लड में सबसे ज्यादा होती है। ये बोला जाता है 600:1, यानी आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का अनुपात जो होता है 600:1 होता है, यानी 600 आरबीसी के कण में 1 डब्ल्यूबीसी के कण आपको मिलेंगे। और मनुष्यों में इसीलिए ज्यादा पाया जाता है क्योंकि ये ज्यादा हीमोग्लोबिन होता है और हीमोग्लोबिन क्या करता है? थोड़ा सा आरबीसी का निर्माण कर देता है और आरबीसी जो होता है ब्लड में सबसे बड़ा भाग होता है और इसीलिए जो होता है मनुष्यों में थोड़ा सा ज्यादा ब्लड हो जाता इसीलिए मनुष्यों में थोड़ा सा ज्यादा ब्लड हो जाता है और औरतों में थोड़ा सा कम हो जाता है। और ये स्प्लीन जो होता है वाहिनीहीन ग्रंथि होता है। वाहिनीहीन यानी डक्टलेस होती है। डक्टलेस यानी इसमें कोई नली नहीं जुड़ी रहती है इस स्प्लीन में। और ग्रंथि किसको बोला जाता है? ग्रंथि, जिसको इंग्लिश में ग्लैंड बोला जाता है, तो हमारी बॉडी का ऐसा कोई पार्ट जिसमें से कोई लिक्विड स्रावित हो, यानी एंजाइम या हार्मोन जिससे स्रावित हो हमारे बॉडी के किसी अंग से, तो उसे बोला जाता है ग्रंथि, ठीक है। तो स्प्लीन जो होता है वाहिनीहीन ग्रंथि होता है। इसे ब्लड बैंक और इसे ब्लड का कब्रगाह भी बोला जाता है। एक होता है हीमोफोबिया रोग। अगर कहीं पर भी हीमो वर्ड आ जाए ना, हीमो शब्द, तो उसे ब्लड से आप लोग संबंधित कर दीजिएगा। कार्डियक आ जाए तो उसे हार्ट से संबंधित कर दीजिएगा और हिपेटिक आ जाए तो उसे लीवर से संबंधित कर दीजिएगा, ठीक है। ये कुछ टर्म्स होते हैं बायोलॉजी में। हीमोफोबिया होती है जब कोई इंसान रक्त को देखता है, ब्लड को देखता है तो वह बेहोश हो जाता है, उसे बोला जाता है हीमोफोबिया। और जब हम बचपन में खेलते थे और कहीं से सिर पर चोट लग जाता था तो खून निकलने लगता था, और खून निकलने लगता था तो हमें पहले ज्यादा दर्द नहीं होता था, लेकिन जब कोई दूसरा बोलता था कि देख ब्लड निकल रहा है तो हमें ज्यादा दर्द होने लगता था। वही हीमोफोबिया होता है। जब ये ब्लड को देखता है ना, ये हीमोफोबिया वाला इंसान जब ब्लड को देखता है ना तब बेहोश हो जाता है। नेक्स्ट 3rd नंबर हमारा क्वेश्चन है, वायु में ध्वनि की चाल कितनी होती है? तो वायु में जो ध्वनि की चाल होती है ना 332 मीटर प्रति सेकेंड होता है वायु में ध्वनि की चाल। ध्वनि की चाल जो होती है ठोस में ज्यादा होती है, द्रव में उससे कम होता है और गैस में उससे भी कम होता है। और यही प्रकाश की चाल जो होती है ना ठोस में कम, द्रव में ज्यादा और गैस में बहुत ज्यादा हो जाती है। यानी ध्वनि और प्रकाश का बिल्कुल उल्टा संबंध है। देखिए, अगर वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर प्रति सेकेंड है और इस वायु की दाब बढ़ाकर दोगुना कर दिया जाए तो हमारी ध्वनि की चाल कितनी हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी ना? नहीं, ध्वनि की चाल पर दाब का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। ध्वनि की चाल पर दाब का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। और ये देखिए इको साउंडिंग जो होता है ना, समुद्र की गहराई नापने के लिए ध्वनि का इस्तेमाल किया जाता है। वह कहलाता है, समुद्र की गहराई मापने के लिए एक ध्वनि का इस्तेमाल किया जाता है, वह होता है इको साउंडिंग, ठीक है। और ध्वनि से संबंधित होती है एकॉस्टिक विज्ञान, और इसे मापने के लिए डेसिबल का इस्तेमाल करते हैं हम लोग। एक इंसान की सुनने की क्षमता होती है 180 डेसिबल तक, 180 डेसिबल तक सुनने की क्षमता होती है, लेकिन सामान्य होना चाहिए 45 डेसिबल से 90 डेसिबल। आदमी 45 से 90 डेसिबल आराम से सुन सकता है, लेकिन इससे ज्यादा होने लगे ना तो वह मनुष्य के कानों को हानि पहुंचाने का काम करेगी। हम लोग सुन तो सकते हैं 180 डेसिबल की साउंड को, लेकिन 45 से 90 हम लोगों का सामान्य होना चाहिए। एक रॉकेट जो होती है ना, रॉकेट का सबसे ज्यादा ध्वनि होता है डेसिबल में 180 से 195 रॉकेट का, ठीक है ना। और सबसे ज्यादा ध्वनि की चाल किसमें होता है? वह होता है ओस्मियम में। कितना होता है नीचे कमेंट कीजिएगा। इसका घनत्व ज्यादा होता है, इसलिए इसमें ध्वनि की चाल ज्यादा होता है। जिस तत्व में घनत्व ज्यादा हो उस तत्व में ध्वनि की चाल जो होगा ज्यादा होगा। और इसका घनत्व जो है ज्यादा होता है, कितना? 22.5। ये देख लीजिए घनत्व 22.5 होता है इसका घनत्व ओस्मियम का। और इसका परमाणु संख्या होता है कितना? 76। और इसका परमाणु द्रव्यमान होता है 190 लगभग। और इसमें ध्वनि के चाल ओस्मियम में सबसे ज्यादा होता है, क्योंकि इसका घनत्व जो होता है सबसे ज्यादा होता है। नेक्स्ट हमारा 4 नंबर क्वेश्चन है कि सबसे ज्यादा प्रोटीन किस में पाया जाता है? सबसे ज्यादा प्रोटीन जो होता है यहाँ पर देखिए सोयाबीन में होता है सबसे ज्यादा प्रोटीन। 100 ग्राम सोयाबीन में लगभग 36 ग्राम जो होता है प्रोटीन पाया जाता है। और मशरूम की बात की जाए तो लगभग 100 ग्राम मशरूम में
3.1 ग्राम प्रोटीन पाया था। ठीक है, और यहाँ पर प्रोटीन शब्द का सबसे पहले नाम दिया था जे वर्जिलियस ने दिया था प्रोटीन शब्द का सबसे पहला नाम। यहाँ पर देखिए प्रोटीन जो होता है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के मिश्रण होता है, और कभी कभी इसमें सल्फर, कॉपर और जिंक आ जाते हैं। इनका परमाणु संख्या देखिए आप लोग, कार्बन का कितना होता है 6, हाइड्रोजन का 1, ऑक्सीजन का 8 और नाइट्रोजन का 7, यहाँ पर सल्फर का 16, कॉपर का 29 और जिंक का 30। आप लोग परमाणु संख्या भी याद कीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए कि प्रोटीन जो होता है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के मिश्रण होता है, लेकिन कभी कभी इसमें आ जाते हैं सल्फर और कॉपर और जिंक और फास्फोरस भी आता है, फास्फोरस। ठीक है, एक प्रोटीन जो होता है 20 अमीनो एसिड से बना होता है, 20 अमीनो एसिड से बना होता है एक प्रोटीन। प्रोटीन जो होता है किस किस से प्राप्त होता है आप लोग जानते ही होंगे, अंडा, मीट, मछली, मुर्गा, दूध, दही, इससे भी प्राप्त होता है। सोयाबीन, मशरूम, इन सभी से प्राप्त होता है क्या, प्रोटीन। और प्रोटीन का काम क्या होता है, तो हमारे शरीर को वृद्धि करने का, मानसिक वृद्धि, शारीरिक वृद्धि, सौंदर्यता को बनाए रखने का काम कौन करता है, प्रोटीन। टूटी फूटी हड्डियों की मरम्मत करने का काम कौन करता है, ये प्रोटीन ही करता है। और जब प्रोटीन की कमी होने लगती है हमारी बॉडी में, तो इन दोनों का कमी होने लगता है, हीमोग्लोबिन और WBC का। हीमोग्लोबिन क्या होता है आप लोग जानते ही होंगे, ब्लड में मिला होता है, और रेड ब्लड सेल्स जो होता है, RBC को रंग कौन प्रदान करता है, ये हीमोग्लोबिन ही। व्हाइट ब्लड सेल्स जो होता है, इसका साइंटिफिक नाम होता है ल्यूकोसाइट, और ये जो होता है इम्यून सिस्टम बनाए रखने का काम करता है, रक्षा प्रणाली बरकरार रखता है, किसी बैक्टीरिया को मारने का काम कौन करता है, ये WBC है। और जब प्रोटीन की कमी होने लगती है तो हीमोग्लोबिन और WBC दोनों कम होने लगती है। WBC किसका काम कर रहा था, यहाँ पर रोगों के बैक्टीरिया को मारने के लिए कम होने लगे, तो क्या हो जाएगा, हमारे बॉडी में बहुत सारे बैक्टीरिया जाएगा अंदर, और क्या होने लगेगा, हमें बहुत सारी बीमारियां होने लगेगी। तो ये जो होता है प्रोटीन की कमी कभी नहीं होनी चाहिए हमारे। देखिए एक केसिन प्रोटीन होता है, एक होता है केसिन प्रोटीन। केसिन प्रोटीन नाम सुने होंगे। केसिन प्रोटीन जो होता है वह दूध को पचाने का काम करता है। दूध को पचाने का काम कौन करता है हमारे बॉडी में, ये करता है केसिन प्रोटीन। किसमें पाया जाता है, तो हमारे अमाशय में होता है केसिन प्रोटीन। अमाशय क्या होता है, जब हम लोग भोजन करते हैं तो कहा जाता है पहले मुख गुहा में, उसके बाद एक नली जुड़ी होती है जिसको ऑसोफोगस बोलते हैं, भोजन नली बोलते हैं, और यहाँ से डायरेक्ट अमाशय में जाता है। अमाशय में 3 से 4 घंटा तक भोजन ऐसे ही पड़ा रहता है। डाइजेस्टिव सिस्टम वाला मेरा एक वीडियो देखिएगा, पार्ट 1 सिर्फ डाला गया है, बहुत ही अच्छा वीडियो है, वो देखिएगा जरूर। तो अमाशय में 3 से 4 घंटा तक भोजन ऐसे ही पड़ा रहता है। और ये केसिन प्रोटीन जो होता है दूध को पचाने का काम करता है, और सबसे ज्यादा किसमें स्रावित होता है, सबसे ज्यादा होता है केसिन प्रोटीन बच्चा में। एक बच्चा को दूध पचाने की क्षमता सबसे ज्यादा होती है, क्योंकि उसमें सबसे ज्यादा केसिन प्रोटीन होता है। नेक्स्ट 5 नंबर हमारा क्वेश्चन है, मैडम क्यूरी को कब नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। तो हम लोग जानते हैं कि मैडम क्यूरी को कितनी बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था, 2 बार। कब, एक हुआ था 1903 में, और एक हुआ था 1911 में। ठीक है, 1903 और 1911 में। 1903 में जब प्राप्त हुआ था ना नोबेल पुरस्कार मैडम क्यूरी को, तो इनके साथ इनके पति भी थे, पियरे क्यूरी इनके पति का नाम था, और इन दोनों को मिला था 1903 में नोबेल पुरस्कार। मैडम क्यूरी का परिवार सबसे ज्यादा नोबेल पुरस्कार जीतने वाला परिवार था। इनको तो 2 बार मिला, इनके पति को मिला, और इनके एक बेटी और इनके एक दामाद को भी मिला नोबेल पुरस्कार। 1911 में सिर्फ मैडम क्यूरी को मिला नोबेल पुरस्कार। जब मैडम क्यूरी 9 से 10 साल की थी तो इनको मां को हो गया था टीबी हो गया था। तो ये संक्रमक बीमारी आप लोग जानते ही हैं। इनके मां के पास इनको जाने का इजाजत नहीं था, ये गले से लगा भी नहीं सकती थी अपने मां को, और इसी तरह इनका डेथ हो गया था। बहुत ही खतरनाक स्थिति में थी इनकी मां, और इनके जीवन में बहुत सारा प्रॉब्लम भी आया था। इनकी बायोग्राफी पढ़िएगा, बहुत ही शानदार है। मैडम क्यूरी एक बायोग्राफी है। और आवाज सारणी में आप लोग 2 तत्व देखे होंगे, एक होता है पोलेनियम, जो पोलैंड के नाम पर रखा गया था मैडम क्यूरी के द्वारा, उसका परमाणु संख्या होता है 84। पोलेनियम का परमाणु संख्या होता है 84, वह पोलेनियम रखा गया था पोलैंड के नाम पर। किसने रखा था, मैडम क्यूरी ने। वह और एक होता है रेडियम जिसका होता है परमाणु संख्या 88। आप लोग आवाज सारणी में जाकर देखिएगा, 84 और 88 जो परमाणु संख्या वाले तत्व होते हैं रेडियो एक्टिव तत्व है। और रेडियो एक्टिव तत्व ये जो दोनों हैं, इनकी खोज किसने किया था, ये मैडम क्यूरी ने ही किया था। और इनका साथ जो दिया था पियरे क्यूरी, इनको भी प्राप्त हुआ था नोबेल पुरस्कार 1903 में। ठीक है, ये नोबेल पुरस्कार क्या है, तो नोबेल पुरस्कार की शुरुआत जो थी अल्फ्रेड नोबेल ने की थी। 1901 में नोबेल पुरस्कार की शुरुआत हुई थी, और इसमें जो है लगभग 4.5 करोड़ रुपया दिया जाता है, और कुछ 23 कैरेट सोने का बना हुआ
एक चित्र दिया जाता है। भारत में सबसे पहला नोबेल पुरस्कार किसे मिला था? तो सबसे पहला नोबेल पुरस्कार भारत में मिला था रविंद्रनाथ टैगोर को। कब मिला था? 1913 में। और सबसे कम उम्र में नोबेल पुरस्कार की बात की जाए तो पहले मिला था लिनस पॉलिंग को। लिनस पॉलिंग नाम के एक वैज्ञानिक थे, उनको मिला था सबसे कम उम्र में, जो थे 25 वर्ष के। लेकिन अब हो गई है पाकिस्तान की मलाला यूसुफजई, नाम सुने होंगे। 2014 में मिला था इनको, 17 वर्ष की आयु में ही थी तभी। सबसे ज्यादा उम्र में किसे नोबेल पुरस्कार मिला है? तो गुड एनफ को मिला है। गुड एनफ को, एनफ याद रखिएगा, एनफ यानी होता है क्या? ज्यादा। एनफ यानी ज्यादा। तो ज्यादा उम्र में किसे मिला है? जॉन गुड एनफ को मिला है। ज्यादा उम्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले ये हो गए हैं जॉन गुड एनफ। इनके पहले थे एक लियोनिद हरक्यूज नाम के व्यक्ति, उन्हें भी सबसे ज्यादा उम्र में मिला था, लेकिन ये 97 साल के सबसे ज्यादा हो गए हैं उम्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले।